Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Students, in today's video we are going to discuss 100 solved MCQs on humanistic psychology और जहाँ जहाँ explanation required होगी I will explain the statements and the MCQs for more clarification of the topic. So यहाँ पे reminder है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट, सबसे पहले हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि क्या है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ द ह्यूमन और इंडिविजुअल्स एज अ होल. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली अगर हमने एक इंडिविजुअल की साइकी समझनी है या उसको अच्छी तरह से समझना है तो हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझना होगा कि उसके बिहेवियर कैसे हैं, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं. अगर हम एज अ होल उन सबको स्टडी करते हैं तो तभी हम ह्यूमन साइकी को या एक इंडिविजुअल की साइकी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो दे हैव फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म कि हमें जितने भी ह्यूमंस के इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं हमने उनको अच्छी तरह से स्टडी करना है ताकि हम ह्यूमन इंडिविजुअल की साइकी को अच्छी तरह से समझ सकें. इसके साथ साथ फर्दर जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया है. दे सेड दैट ह्यूमंस जो हैं वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल हैं और डिग्निफाइड हैं. ठीक है, यानी अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इट्स मीन दे आर वैल्यूएबल एंड दे मस्ट बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड विद कंपैशन. इसमें कोई बैकग्राउंड फैक्टर्स नहीं आने चाहिए कि वो किस कल्चर से हैं, किस रेस से हैं. जस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट तो दे हैव द वैल्यू. ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको वैल्यू दी जाए बिकॉज दे आर ह्यूमंस एंड दे एग्जिस्ट. इसके साथ साथ दे सेट कि अगर हमने अंडरस्टैंड करना है ह्यूमंस को तो हमें उनकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को समझना है और उनकी फीलिंग्स सब्जेक्टिव फीलिंग्स वेरी करेंगी. ऑब्वियसली हर पर्सन के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो इसी तरह से इंडिविजुअल्स के डिफरेंट एक्सपीरियंस की वजह से उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि यूनिक पर्सनैलिटीज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने कहा है. और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने फ्री विल की बात की है कि ह्यूमंस हैव फ्री विल, दे कैन मेक देयर चॉइसेस और उनके अंदर एक इन्नेट एबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही कोशिश करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइज होने की ही कोशिश करते हैं और बेटरमेंट की तरफ ही जाते हैं. दे हैव इन्नेट एबिलिटी टू मेक देयर सेल्व्स मोर बेटर और सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर्स परफॉर्म करने की कोशिश होती है. लेकिन इसमें ये भी साथ कहा गया कि फ्री विल के साथ साथ जो ह्यूमंस अगर सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर्स नहीं परफॉर्म करते या फिर सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको देखने पड़ेंगे. लेकिन इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात पे किया है कि ह्यूमंस के बाद इन्नेट टेंडेंसी है कि वो अपने आप को बेहतर बनाने की ही ज़्यादा कोशिश करते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक थेरीज़ जो हैं या मेनली थेरेपीज़ जो हैं वो उनका यही फ़ोकस होता है कि ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए मज़ीद, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर तरह से सरअंजाम दें और अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस, अपने एक्शंस को प्रॉपरली कैरी ऑन करें. ठीक है, सो अब हम MCQs की तरफ जाते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर 100 सॉल्व्ड MCQs ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी आई विल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स एंड द MCQs. सबसे पहले MCQ है जी, व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. अभी हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है. सो यहीं पे ऑप्शन सी पे ही करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है. पीपल हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ. के ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मेन प्रिंसिपल यही है कि ह्यूमंस के अंदर कैपेसिटी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, पर्सनल ग्रोथ की, अपने आप को बेहतर बनाने की. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी. नंबर 2 इज़ humanistic psychology rose to prominence in which period? The right option is option B, mid 20th century. Mid 20th century में humanistic psychology को prominence या हम कह सकते हैं fame मिला था. Number 3, which of the following is not a key focus of humanistic psychology?
द राइट ऑप्शन इज सी, अनकॉन्शियस ड्राइव्स। अनकॉन्शियस पे फोकस नहीं किया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने, बिकॉज दे सेड के ह्यूमंस जो हैं वो अपने उनके पास फ्री विल है, वो अपनी चॉइसेस अपने एक्सपीरियंसेस खुद बना सकते हैं। सो दे इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस के, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि अनकॉन्शियस हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। सो दे फोकस्ड मोर ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड पोटेंशियल्स, जो कि ह्यूमन ग्रोथ पोटेंशियल्स पे ज़्यादा बात की है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने। नंबर 4 पे है humanistic psychology draws inspiration from. The right option is B, existentialism and phenomenology. अगर हम existentialism की बात करें तो it is a philosophical approach जो कि mainly focus करती है कि humans के पास freedom है और ह्यूमंस जो हैं वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकते हैं, और इनहेरेंटली ह्यूमंस जो है अपनी लाइफ को मीनिंगलेसनेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस ही होते हैं वो अपनी फ्रीडम और अपनी चॉइसेस की ज़रिए लाइफ को मीनिंग देते हैं। कि मतलब एग्जिस्टेंशलिज्म के अकॉर्डिंगली एक इंसान जो है वो बग़ैर किसी मकसद के पैदा हुआ है। एक जब वो दुनिया में आता है वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से जब वो गुज़रता है तो तभी वो अपनी ज़िंदगी का या अपनी लाइफ का मकसद तलाश करता है या मकसद बना लेता है कि हाँ जी मेरी लाइफ का ये पर्पस है। सो इस तरह से ये फ़िलॉसफिकल अप्रोच इस पर फोकस करती है कि जो भी इंसान लाइफ में जो भी करेगा वो उसका ख़ुद ज़िम्मेदार है। और इंडिविजुअलिटी की बात की कि हर ह्यूमन यूनिक होता है और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस क्योंकि यूनिक होते हैं। अगर हम फिनोमिनोलॉजी की बात करें तो फिनोमिनोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अगर फिनोमिनोलॉजिस्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर फिनोमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी करना है तो वो इन डेप्थ स्टडी करेगा किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंसेस की। जैसे कि अगर कोई विक्टिम्स हैं तो उसकी इन डेप्थ स्टडी के उन्होंने किस तरह से किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया, जिसमें कोई अर्थक्वेक विक्टिम्स भी आ सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, अगर फिनोमिनोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में इमोशंस को, फियर को, एंजाइटी को, ठीक है, इस तरह के एक्सपीरियंस को जब डिटेल में स्टडी किया जाएगा तो वो हम कह सकते हैं कि फिनोमिनोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो करेक्ट है, बिकॉज दे मेनली फोकस्ड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आपने फिनोमिनोलॉजी को सब्जेक्टिव फीलिंग या फिर इंट्रोस्पेक्शन से रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, और एग्जिस्टेंशलिज्म का मैंने आपको बता दिया कि दे फोकस्ड मोर ऑन कि ह्यूमंस के पास फ्रीडम और चॉइस है, और वो जब दुनिया में आते हैं तो दे आर मेनली inherent द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगलेसनेस। लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू खुद ही रास्ता तलाश करते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग तलाश करते हैं, पर्पस तलाश करते हैं और एक गोल सेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे है हु इज़ कंसिडर्ड द मेजर थेरिस्ट हु प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स एंड रोलो में। दीज आर द मेन और मेजर थेरिस्ट जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। नंबर 6, द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी रेफर्स टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, नंबर 7, what organization was founded in 1961 to present the interest of humanistic psychology। 1961 में आपने याद रखना है एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इस्टेब्लिश हुई थी। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फ्रॉम ट्रेडिशनल साइंटिफिक परस्पेक्टिव। साइंटिफिक परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द मेन criticism on humanistic psychology? The right option is it relies on qualitative methods। क्वालिटेटिव मेथड्स क्योंकि इस्तेमाल किए जाते हैं, इन डेप्थ स्टडीज़ की जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने मेनली क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सोशल साइंस
अप्रोच, और या फिर हम कह सकते हैं इट्स अ साइकोलॉजिकल अप्रोच जो मेनली ह्यूमंस की ट्रीटमेंट पे फोकस करती है और क्वांटिटेटिवली चीज़ों को टैकल नहीं करती। सो दिस इज़ द मेन क्रिटिसिज्म कि ये क्वालिटेटिव मेथड्स पे फोकस करते हैं। नंबर 9, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइजेस होलिज़्म, जो हमने डिस्कस कर लिया स्टार्ट में कि हमने अगर ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना है तो हमने उसके सारे सिस्टम्स या इंटीग्रेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक साथ कलेक्टिवली समझना होगा ताकि हम ह्यूमन साइकी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वॉज नॉट मैंशन एज बीइंग इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कौन सी फिगर जो है वो इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? द राइट ऑप्शन इज स्किनर। ठीक है, स्किनर क्योंकि बिहेवियरिस्ट थे, ही इज़ नॉट अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो इस लिहाज से ही इज़ द लीस्ट इन्फ्लुएंशियल इन प्लेइंग इन द डेवलपमेंटल रोल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, नंबर 11 पे है what term describe the state of being in which an individual thoughts, feelings and actions are in alignment and it is a key concept in humanistic psychology। ठीक है, क्या उस स्टेट को क्या कहेंगे जिसमें इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस टोटली अलाइन होते हैं, और ये एक मेन कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस अटेन करना इट्स अ मेन टास्क ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के ह्यूमंस की जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो वो सोच रहा है उससे रिलेट करके क्या वो फील कर रहा है और उसके साथ साथ उसके एक्शंस कैसे हैं। एक्शंस की अलाइनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप जो सोच रहे हो फिर आपकी वो महसूस करने के साथ साथ आप उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, इट इज़ द मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे जो मेंटल इलनेस हमारी जो ड्राइव होती हैं वो इन इश्यूज़ में होती हैं कि जब इनकॉन्ग्रुएंस होती है, यानी आप सोच कुछ रहे हो, आप परफॉर्म कुछ कर रहे हो, आप आप महसूस कुछ कर रहे हो। अगर आप इन तीनों मेन स्टेट्स में अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो तभी आप इनकॉन्ग्रुएंट होंगे और आप मेंटल इलनेस की तरफ जाओगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट स्टेट को अचीव करना इज़ द मेन टास्क, जो कि मेन कंसर्न होता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट का, कि वो थेरेपीज़ के थ्रू इतना ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करें कि पर्सन कॉन्ग्रुएंट स्टेट को अचीव कर सके। नंबर 12 पे है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च फेवर्स द मेथड्स ड्राइव फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टोटली क्वांटिटेटिवली डाटा को असेस नहीं करती, बल्कि अगर ह्यूमन साइकी को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा, उसके बैकग्राउंड को, उसके कल्चर को, उसके बिहेवियर्स, उसके एक्सपीरियंसेस को डीपली स्टडी करना होगा। सो इसके लिए जो मेथड्स हैं वो है ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा। ठीक है, ताकि डिटेल में रिच एंड डिटेल डाटा जो है वो मिल सके, ताकि ह्यूमन साइकी को अच्छी तरह से, उसके एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट फेवर्स द मेथड्स दैट टिपिकली ड्राइव फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथड, के सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, ओवरऑल ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना है, दिस इज़ द सब्जेक्ट डिमांड। सो इसके लिए इन डेप्थ और इन रिच डाटा जो है वो चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को समझ सकें। नंबर 13 पे है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज़ वेरी फेमस अप्रोच इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो कि मेनली थेरेपी है जिसके थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स को ट्रीट किया जा चुका है और करंटली भी ये बहुत फेमस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, कार्ल रॉजर्स ने जो है इंट्रोड्यूस की थी क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कहा जाता है। इट इज़ वेरी सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल थेरेपी, जिसमें ह्यूमंस को या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है, उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है। जो जो क्लाइंट बता रहा होता है उसको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंडीशन समझा जाता है। ठीक है, और उसको एम्पैथी प्रोवाइड की जाती है, यानी उसको बार बार उसकी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको प्रॉपरली सुना जाता है
और फिर रिफ्लेक्शन दिया जाता है कि येस दे आर टोटली अंडरस्टैंडेबल एंड जो थेरेपिस्ट होता है वो बार बार रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है, यानी कि बता रहा होता है क्लाइंट को कि आपको सुना जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक अच्छा इन्वायरमेंट, नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है थेरेपी के दौरान। और ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, यानी कि थेरेपिस्ट नहीं गाइड करता या डायरेक्ट नहीं करता कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, बल्कि इस पूरे थेरेपी के दौरान ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है या फिर खुद से ही क्लाइंट को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में चॉइसेस बना सकते हैं, क्या-क्या उनके बिहेवियर्स हैं, मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स जिनको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट जब ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें क्लाइंट को ये फ़ील हो कि उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उसको वैल्यू दी जा रही है, उसको रिगार्ड किया जा रहा है और उसकी बात को सही तरह से सुना जा रहा है। सो इस कंडीशन में ही फ़ील सेफ़, सिक्योर और वो अपनी खुद से ही अपनी जो भी मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं उन पे डिस्कशन करता है, इन डेप्थ उसके एनालिसिस करता है, जिसके बाद थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर ही उनको बिल्कुल इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच जिसको मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर्ली। यहाँ पर मैंने इसका जो क्रक्स था मैंने आपके सामने रख दिया कि क्या है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में। ऑफ कोर्स ये बहुत डिटेल में इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए इतना ही कि यहाँ इसको प्रॉपर्ली इसमें एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है क्लाइंट के लिए, ताकि उसको फ़ील हो सके कि उसको वैल्यू दी जाती है, उसको सुना जा रहा है। और फिर इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में क्लाइंट जो है वो अपने सारे के सारे इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करता है और उनसे निकलने के लिए भी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है। नंबर 14 पे है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ वन ओन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। दिस इज़ सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद ही अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बारे में जब अवेयर होते हो, दैट इज़ बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस, जो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। खुद ही सेल्फ अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो जाती है जब इतना पॉजिटिव और नॉन जजमेंटल और सपोर्टिव सा इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है। सो सिंपली इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 15 पे है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का प्राइमरी रोल क्या है? टू सीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, के हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएं। व्हाट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? कि टू बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ द सेल्फ और फिर पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएं, यानी हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिस इज़ द मेन goal of human existence according to humanistic psychology. Number 16 पे है, who wrote the book on becoming a person? Carl Rogers wrote the book on becoming a person. Number 17 पे है, what is the term for the process of moving towards self-actualized and personal growth? दिस इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी पर्सन अपना बेस्ट वर्जन बने और पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाए। तो सो दिस इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स पे इसको टॉप लेवल पे रखा था कि जब एक इंसान सेल्फ इस्टीम डेवलप कर लेता है, उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि कितने जो हैं इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी एज वेल। जब वो अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को बेहतर कर लेते हैं, दे टेंड टू फोकस ऑन अदर एज वेल, जिसमें कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना या फिर ओवरऑल सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, या फिर इसको अगर स्पिरिचुअल से रिलेट करें तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक पर्सन ट्राइज टू मेंटेन अ बेटर रिलेशनशिप विद द गॉड और वो ट्रांसेंडेंस की स्टेट्स को भी एक्सपीरियंस करे। सो इसको बहुत तरह से लिंक किया जा सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, ठीक है? लेकिन इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपने यही याद रखना है कि जब उसकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, तो वो जब औरों के लिए बेटरमेंट के लिए काम करता है या फुली उसमें कह सकते हैं कम्युनिटी की सेंस डेवलप हो जाए कि, या फिर दूसरों को मदद करने की, या क्रिएटिविटी, आर्ट, पेंटिंग, जिसमें एक पर्सन अपनी सेल्फ से हटकर सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए जब काम करना शुरू करे तो उसको भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है?
नंबर 18 पे है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट इन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। ठीक है, मेनली जो है जैसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की हमने बात की, उसमें भी सपोर्टिव नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट बनाना है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ओवरऑल का यही कंसर्न है कि क्लाइंट को जो है नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो खुद अपने इश्यूज़ इन डेप्थ डिस्कस कर सके। ठीक है, और फिर एट द एंड उसको उस पे बात की जा सके कि किस तरह से उसको उन इश्यूज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, उसके रूट कॉजेज़ को सरफेस लेवल पे लाकर उनको मेनली डिस्कस किया जा सके और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करके उनको इरेडिकेट किया जा सके। नंबर 19 पे हु इज़ नोन फॉर द वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो अब्राहम मैस्लो ने इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। नंबर 20 पे है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ वन ओन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अपनी वैल्यूज़ अपनी बिलीव्स के बारे में जब एक पर्सन अवेयर हो जाता है दैट इज़ नोन एज वैल्यू क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अपने कल्चर अपने आइडियाज़ क्या क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, बिलीव्स के बारे में जब एक पर्सन प्रॉपरली जब अवेयर हो जाता है दिस इज़ नोन एज वैल्यू क्लैरिफिकेशन। नंबर 21 पे है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। एम्पैथी ये है कि दूसरे बंदे को प्रॉपरली बताया जा सके कि जो आप कह रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनको टोटली 100% अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वाक़ई ही जो आप बता रहे हैं वो सच है। ठीक है, कि और आपको प्रॉपरली सुना जा रहा है। ठीक, दिस इज़ नोन एज एम्पैथी। इट हेल्प्स द क्लाइंट टू फील हर्ड एंड अंडरस्टूड। इसके ज़रिए क्या होता है, क्लाइंट को यही पता चलता है कि मुझे प्रॉपरली सुना जा रहा है और समझा भी जा रहा है। जब एक क्लाइंट एक थेरेपिस्ट से कहता है कि मैंने बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि मैं इस ट्रॉमा से गुज़रा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैंने बहुत सारे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ देखे हैं। ठीक है, अब इसी बात को क्लाइंट थेरेपिस्ट दोबारा से जब कहेगा और बताएगा कि जी आप बता रहे थे कि आपने इस सिचुएशन को फ़ेस किया, आपको ये सिचुएशन फ़ेस करते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतलब प्रॉपरली क्लाइंट की बात को जब रिपीट किया जाए और एक प्रॉपरली एक रिफ्लेक्शन क्रिएट किया जाए, ठीक है? तो इस तरह से क्लाइंट को लगता है कि मुझे समझा भी जा रहा है, सुनने के साथ-साथ, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी कि आप प्रॉपरली क्लाइंट को फ़ील कराओ कि आपको सुना जा रहा है। नंबर 22 हू रॉट द बुक द डिवाइडेड सेल्फ। द राइट ऑप्शन इज़ रोलो में। ही रॉट द बुक डिवाइडेड सेल्फ। Number 23, according to humanistic psychology, what is the primary goal of therapy? Therapy का main goal क्या है? To promote personal growth and self actualization. Obviously main goal humanistic psychology का यही है, तो therapy का भी यही हुआ, to promote personal growth and self actualization. Number 24, who is known for his work on the concept of existential psychology. Existential psychology की अगर हम बात करें तो रोलो में was the first one जिन्होंने mainly existential psychology पे काम किया है। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, कि ह्यूमंस इनहेरेंटली मीनिंग लेसनेस के कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और वो अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी लाइफ का एक मीनिंग बना लेते हैं और फिर उसी के साथ वो अपनी लाइफ गुजारते हैं या फिर एक गोल सेट कर लेते हैं जिसको वो अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। सो इनहेरेंटली ह्यूमंस जो हैं वो इनहेरेंटली मीनिंगलेसनेस के साथ आए हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड द सेकंड इज़ इंडिविजुअलिज्म की बात की कि ह्यूमंस हैव द यूनिक एक्सपीरियंसेस और क्योंकि यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं दैट्स वाई दे हैव यूनिक पर्सनैलिटीज़। फ्री विल की और फ्रीडम की बात की है, वी हैव द फ्रीडम एंड वी हैव a right to make our own choices. ठीक, so these are the concepts given by Rollo में। Number 25, humanistic psychology aims to help the client approach a stronger and more healthy sense of self. Mainly क्या टारगेट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, कि हम क्लाइंट्स को इस बारे में आगाह कर सकें कि वो मज़ीद अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कितना हेल्दी बना सकते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। वो अलाउ करते हैं कि क्लाइंट जो है वो
एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, एक बेटर सेल्फ की तरफ जा सके। नंबर 26, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रेफर्स टू अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है। नंबर 27, अ की इंग्रेडिएंट इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज द मीटिंग बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर डायलॉग। क्या है ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच का मेन कंसर्न? क्या है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान प्रॉपरली एक मीटिंग हो और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात हो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से इन मसलों से निकला जा सकता है। ठीक है। मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को छोड़ने का क्या क्या तरीके हैं। डायलॉग होता है मीन्स के क्या क्या कॉन्वर्सेशन होती है टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर, और उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ निकाली जा सकती हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यानी मेनली क्लाइंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं कि वो एक बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ बन सके, ग्रोथ की तरफ जा सके, ज़्यादा हेल्दी हो सके। ठीक है। नंबर 28, कंटेम्प्रेरी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिगेटिंग सोशल, कल्चरल एंड जेंडर इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी मतलब करंटली जो मेन टारगेट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का वो क्या है? दे आर मेनली फोकसिंग ऑन स्टडिंग द सोशल, कल्चर एंड जेंडर इश्यूज़। ठीक है। नंबर 29, which of the following figure is not mentioned as exploring social issues within the context of humanistic psychology? ठीक है। अगर हम बात करें आर डी लाइंग, इरिच फ्रॉम मैड्रिड, बॉस और बी एफ स्किनर, जो पहले तीन हैं, दे मेनली स्टडीड द सोशल इश्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं, दे हैव नॉट पेड द पाथ इन स्टडिंग द सोशल इश्यूज, सो हम उसको रिलेट नहीं कर सकते ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ। दैट्स वाई द ऑड वन इज बी एफ स्किनर। नंबर 30 पे है आइजैक प्रिलिटेंस्की आर्ग्यूज दैट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी inadvertently contributes to systemic injustice. आइजैक प्रिलिटेंस्की वाज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट और उनका क्रिटिसिज्म आया था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मेनली फोकस करती है इंडिविजुअलिज्म पर, और ह्यूमन की ग्रोथ जो है वो लिंक की थी कि ह्यूमन हैव द एबिलिटी एंड ही कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन लाइफ, और अपनी लाइफ का जो मीनिंग क्रिएट करना है या फिर अपनी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट थे जो मेनली उनका यही कहना था कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव फोकस कर रहा है इंडिविजुअलिज्म पर, और ये सिस्टम्स जो होते हैं सोसाइटी के उन पे फोकस नहीं करता। सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस वजह से उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया कि अनइंटेंशनली दिस अप्रोच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टमिक इनजस्टिस। ठीक है। नंबर 31 पे है क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट अर्ली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी लैक्ड अ कम्युलेटिव एम्पिरिकल बेस, कि जो अर्ली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी थी उसकी एम्पिरिकल बेसिस नहीं थी। ठीक है। एम्पिरिकल बेसिस मींस के जो पुरानी फाइंडिंग्स थी एट द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी उनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। दे मेनली यूज्ड क्वालिटेटिव मेथड्स, और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंगली हम जब स्टडीज़ को या फाइंडिंग्स को प्रॉपर्ली रेप्लिकेट ना कर सकें तो वो साइंटिफिक बेसिस नहीं रखती। इसके साथ साथ कम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक बॉडी नहीं थी जितनी भी फाइंडिंग्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। अगर हम स्टार्ट की बात करें, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डाटा होता है या जो फाइंडिंग्स होती हैं उनमें कोहेजन नहीं मिलती है। यानी जो भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में अगर रिसर्च करेगा तो वो अपना नया टॉपिक ले आएगा और उसकी बेस ना होना। सो दिस वाज द मेन क्रिटिसिज्म एट द स्टार्ट ऑन द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के इनके पास कम्युलेटिव एम्पिरिकल बेसिस नहीं है। नंबर 32 पे है बोहर्ट एंड ग्रीनिंग in 2021 argued that humanistic psychologists have published papers on a wide range of social issues and topics. अब डिफेंडिंग पॉइंट्स पे बोहर्ट एंड ग्रीनिंग, they were the humanistic psychologist and the student of Carl Rogers. इनके अकॉर्डिंगली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं सोशल इश्यूज़ और सोशल टॉपिक्स पे। ठीक है। डिफेंड कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को, और इनके अकॉर्डिंगली
ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने इन्वायरमेंटल इश्यूज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी, सोशल चेंज, सोशल जस्टिस, इनक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, इन सब पे जो है वो बहुत रिसर्चेस की हैं, बहुत सारी सोशल इश्यूज़ पे बात की है। ठीक है। नंबर 33, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रिसर्च कैन ट्रेस इट्स ओरिजिन टू विलियम जेम्स वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। कह रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो मेन फाउंडर्स थे, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द बुक ऑफ विलियम जेम्स वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इस बुक में विलियम जेम्स ने मेनली कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात की थी कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिविजुअल लाइफ। इसके साथ साथ जेम्स ने ये भी कहा था कि जो हमारी इनर लाइफ होती है, जो स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, वो सबसे मेन है। जो ये मेन पॉइंट्स थे वो कार्ल रॉजर्स को और अब्राहम मैस्लो को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किए थे, जिसकी वजह से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का एक अलग से इसको डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव की तरह लेकर अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स लेकर आए। ठीक है। इसमें रोलो में भी का नाम भी आता है कि वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे विलियम जेम्स के कॉन्सेप्ट से, जो कि मेनली आपसे मैंने डिस्कस किया कि ही फोकस्ड मोर ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड द लाइफ एंड द इंडिविजुअल्स इनर लाइफ। ठीक है। नंबर 34 पे है, क्रिटिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजीज एम्पेरिकल बेस्ड आर एक्यूज्ड ऑफ एन अनक्रिटिकल एडॉप्शन ऑफ नेचुरल साइंस मेथड्स। क्रिटिक्स जो हैं वो जो एम्पिरिकल बेस की बात कर रहे थे, उस पे उन पे ये एक्यूजेशन भी आया कि हर जगह नेचुरल साइंस के टिपिकल मेथड्स को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन साइकी को अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडीज़ चाहिए, आपको क्वालिटेटिवली चीज़ों को देखना पड़ता है, ना कि हम टिपिकल नेचुरल साइंस मेथड्स को फॉलो करें जो कि टोटली क्वांटिटेटिव बेसिस हैं, जिनकी बेस जो है क्वांटिटेटिव है। और हम अगर ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें इन डेप्थ ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज़ और कंटेंट एनालिसिस, इन सब को देखना होगा। ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू नेचुरल साइंस मेथड्स। Number 35, Humanistic Psychology. Following Husserl suggested that research methods should be derived from the subject matter itself. ह्यूसरल के अकॉर्डिंगली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट मेथड्स होने चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की डिमांड डिफरेंट है। अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें, ऑब्वियसली वी नीड इन डेप्थ डाटा ऑफ आवर क्लाइंट्स, जिसके लिए हम टिपिकल साइंस के साइंटिफिक मेथड्स जो हैं, नेचुरल साइंस के मेथड्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ ह्यूमन। सो इसलिए इन्होंने भी ये पॉइंट अपना रेज़ किया था कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब रिसर्च मेथड्स होने चाहिए जो कि सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, रादर देन वी टिपिकल फॉलो द नेचुरल साइंस मेथड्स। नंबर 36 पे है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यूटिलाइजेस प्राइमरीली क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है। जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि ऑब्जर्वेशंस जिसमें आती हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आते हैं, कंटेंट एनालिसिस, केस हिस्ट्रीज़। सो इस लिहाज से इट मेनली फोकसेस ऑन क्वालिटेटिव मेथड्स। नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द अप्रोच टू काउंसलिंग एंड थेरेपी मेंशन इन द टेक्स्ट। द राइट ऑप्शन इज़ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी की अगर हम बात करें तो इट मेनली फोकसेस ऑन द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड फोकस ऑन बिहेवियर। ठीक है। अगर गेस्टाल्ट और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी की बात करें तो ये यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी, फ्री विल और फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। सो बिहेवियरल थेरेपी इनमें ऑड वन है। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, बिहेवियरल थेरेपी। नंबर 38, कार्ल रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी फोकसेस ऑन द क्लाइंट्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की बात करें तो ही मेनली फोकस के ह्यूमंस हैव द कैपेसिटी या फिर इंडिविजुअल्स हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम उनकी कैपेसिटी को
एक तरह से इन्हेंस करते हैं या उनको गाइड करते हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की, तो उन्होंने यही कहा है कि ह्यूमंस के अंदर पोटेंशियल है फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट। सो थेरेपी का यही फोकस होता है कि उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप की जाए कि दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो मूव ऑन कर सकते हैं, वो अपने इश्यूज़ से निकल सकते हैं और बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। नंबर 39 पे है एग्जिस्टेंशियल इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी वाज डेवलप्ड बाय किर्क श्नाइडर। किर्क श्नाइडर ने जो है एग्जिस्टेंशियल इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी इंट्रोड्यूस की थी। और बेसिकली एग्जिस्टेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि दे मेनली टॉक अबाउट फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ वन ओन्स लाइफ। यानी एक पर्सन के पास फ्रीडम भी है और वो अपने जो भी एक्शंस हैं उनका खुद ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िंदगी का जो मायने वो बनाना चाहता है, ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और अगर हम इंटीग्रेटिव अप्रोच की बात करें तो किर्क श्नाइडर के अकॉर्डिंगली अगर हम एग्जिस्टेंशियल के कॉन्सेप्ट्स को और इंटीग्रेटिव यानी डिफरेंट अप्रोचेस को कलेक्टिवली एक साइकोथेरेपी में ऐड ऑन करते हैं, तो हम अच्छी तरह से ह्यूमंस के सारे पर्सपेक्टिव्स को समझ सकेंगे, जिसमें उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ भी आ जाएगी। सो ही सेड कि हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनामिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, उसके साथ साथ एक्सटेंशियल के अप्रोच के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साइकोथेरेपी में यूज़ करना चाहिए, ताकि हम सारे एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें और ह्यूमन साइकी को अच्छी तरह से मेनली समझ सकें, ताकि उसकी वेलबींग के लिए काम किया जा सके। ठीक है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आ सकती हैं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। और अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो हम नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग सेशन। सो इट्स अ इंटीग्रेटिव अप्रोच दैट वाज डेवलप्ड बाय किर्क श्नाइडर। ठीक है। नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ सेल्फ हेल्प अप्रोच विद इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? द राइट ऑप्शन इज को काउंसलिंग। को काउंसलिंग क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ काउंसलिंग जिसमें सेम इश्यूज़ के इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और दे टेक सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। मेनली दे वर्क थ्रू द चैलेंजेस कि हम उन चैलेंजेस को किस तरह से उन चैलेंजेस से किस तरह से निकल के आ सकते हैं। ठीक। सबसे पहले क्या होता है इसको काउंसलिंग में, अगर सिंपली इसको डिफ़ाइन किया जाए, एक एज अ थेरेपिस्ट रोल प्ले कर रहा होता है और एक एज अ क्लाइंट जो बनता है वो अपने सारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिस्कस करता है। और फिर थेरेपिस्ट जब जो रोल प्ले कर रहा होता है वो मेनली गाइड करता है कि किस तरह से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ही ऑल्सो गिव सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, कि आपके क्या क्या स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जब ये सेशन एंड होता है या ये जो क्लाइंट मेनली अपना सारा डिस्कस कर लेता है, उसके बाद रोल्स जो हैं वो स्विच हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें जो पहले थेरेपिस्ट बना होता है वो लेटर ऑन अपने इश्यूज़ एज अ क्लाइंट डिस्कस करता है। और ओवरऑल इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है कि उनको अवेयरनेस आती है कि किस तरह से हमें अपने ही इश्यूज़ से मूव ऑन करना है। वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं। और इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो ग्रीफ़ को काउंसलिंग भी हो सकती है, जिसमें कोई दो अगर इंडिविजुअल्स हैं सेम इश्यूज़ से रिलेटेड, तो वो अपने मसाइल एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने कोई भी ग्रीफ़ को सफ़र किया है, कोई फ़ेस किया है मेनली। ठीक है। अगर रिकवरी को काउंसलिंग की बात करें तो कोई भी एडिक्शन से रिलेटेड अगर दो इंडिविजुअल हैं, दे मेनली डिस्कस कि वो किस तरह से हम इस फ़ेज़ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मेंटल हेल्थ को काउंसलिंग की बात हो सकती है। कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू है तो they can discuss with each other, they can provide support and they can develop self awareness to work through these challenges। ठीक है। नंबर 41 पे है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी emphasizes a non-pathologizing view of the person। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस और साइकोपैथोलॉजी से रिलेट करके एक्सप्लेन किया गया है।
इसलिए दे मेनली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस, पर्सनल ग्रोथ के ह्यूमंस बेसिकली हैव द पोटेंशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ। और हमें उसको मेंटल इलनेस से रिलेट करके नहीं एक्सप्लेन करना, बल्कि हमने ये भी बताना है कि ह्यूमंस हैव द कैपेसिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ। ठीक है। नंबर 42 पे है, अर्ली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर्ड सोशल इश्यूज सच एज, they mainly focused the political nature of normal experience, the disintegration of love in consumerist society, the growing technological dominance over human life. So they mainly discussed all these issues at the start of the humanistic psychology. Number 43, logotherapy is based on dash principles. It is based on all of these principles. So the right option is option D. लोगोथेरेपी का मेन मोटिव क्या है कि ह्यूमन अपनी लाइफ में एक मीनिंग तलाश करें, और वो हर इंडिविजुअल की लाइफ का कोई मकसद है, कोई मीनिंग है, बट दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है। सो देयर आर थ्री मेन प्रिंसिपल, लाइफ हैज़ मीनिंग, freedom of will, human have the willpower, they can do whatever they want, but they are responsible for their actions. So these three are the main principles of logotherapy. Number 43, according to humanistic psychology, what is the importance of self acceptance in the therapeutic relationship? सेल्फ एक्सेप्टेंस हेल्प्स द क्लाइंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ठीक है। द राइट ऑप्शन इज सी। हम सेल्फ वर्थ की अगर मेनली बात करें तो हाउ सेल्फ वर्थ डेवलप, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, योर व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, एंड व्हाट आर योर लिमिटेशंस, और व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है। जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, देन यू विल लीड टूवर्ड्स द सेल्फ वर्थ। तो कह रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में सेल्फ एक्सेप्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली जब आपको क्लाइंट के अंदर सेल्फ वर्थ डेवलप होगी, तो ओवरऑल जो है थेरेप्यूटिक सेशन में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द की। जब सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, दैट विल लीड टूवर्ड्स द सेल्फ वर्थ। नंबर 44, हु रॉट द बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग? द राइट ऑप्शन इज विक्टर फ्रैंकल। ही रॉट द बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग। Number 45, according to humanistic psychology, what is the importance of personal responsibility in the therapeutic relationship? The right option is it helps the client to develop sense of control over their life. अगर एक थेरेपिस्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, तो उसका क्या फ़ायदा है? क्लाइंट के अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप होता है कि ही हैज़ द कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, ओवर हिज चॉइसेस, ओवर हिज बिहेवियर। अगर क्लाइंट को टिपिकली डायरेक्ट किया जाए, थेरेपिस्ट थ्रू आउट द सेशन डायरेक्ट करें कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डायरेक्टिव सेशन जिसमें प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है। लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शंस नहीं देनी है सेशन के दौरान, बल्कि हमने ओवरऑल जो वो सिनेरियोज जो भी अपनी वो इश्यूज डिस्कस करें, हमने उनसे ही क्वेश्चन करना है कि आप क्या देखते हैं लाइफ में, किस तरह से आगे मूव ऑन किया जा सकता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द ऑप्शंस कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होता है, क्लाइंट के अंदर डेवलप होता है कि येस ही कैन कंट्रोल हिज लाइफ, हिज चॉइसेस एंड हिज बिहेवियर। ठीक है। मतलब थ्रू आउट द सेशन आपने नॉन डायरेक्टिव बिहेवियर रखना है। Number 46, what is the term for the process of creating supportive and non-judgmental environment in the therapy? This is known as unconditional positive regard, regardless of his background, regardless of his color, ethnicity, और द एक्सपीरियंसेस ही हैज़ फेस्ड। हमने क्लाइंट को नॉन जजमेंटल और सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। दिस इज़ नोन एज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि आप किसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट नहीं करें। जो भी उसकी कंडीशंस हैं, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसके इश्यूज़ हैं, आपने उसको साथ नॉन जजमेंटल सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। दैट इज़ नोन एज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। Number 47, who wrote the book The Psychology of Being? This was written by Abraham Maslow. Number 48, according to humanistic psychology, what is the
importance of authenticity in the therapeutic relationship. It helps the client to develop a sense of trust in the therapist. ठीक है, अगर एक थेरेपिस्ट अथेंटिकली सेशन के दौरान क्लाइंट को डील कर रहा है, क्लाइंट को अटेंटिवली सुन रहा है और पैराफ्रेजिंग कर रहा है जो भी क्लाइंट बता रहा है अपने इश्यूज़, तो ऑब्वियसली जब वो अथेंटिक रहेगा तो क्लाइंट के अंदर भी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा कि येस, मुझे प्रॉपर्ली सुना जा रहा है, जो भी मैं कह रहा हूँ वो दूसरी को मेरी बात समझ भी आ रही है. सो इट डिपेंड्स कि ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है सेशन के दौरान का, और ओवरऑल थेरेपिस्ट का क्या रोल है इस सेशन में. थेरेपिस्ट अगर प्रॉपरली सुन रहा है, अटेंटिव है क्लाइंट की बात को, तो वजह से सुनेगा तो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा. नंबर 49, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कनेक्शन विद अदर्स. The process of creating sense of community and connection with other is known as belongingness. The right option is A. Number 50, who wrote the book The Farther Reaches of Human Nature? The right option is Abraham Maslow. Number 51, according to humanistic psychology, what is the importance of personal responsibility in the therapeutic relationship? It develops the sense of control over their life. Obviously we have discussed earlier कि personal responsibility की वजह से क्या होगा, client के अंदर sense of control develop होगा. Number 52, who is known for his work on the concept of humanistic education? Carl Rogers is mainly known for the concept of humanistic education. Number 53, The Psychology of Being was written by Abraham Maslow. And number 54, what is the term for the process of becoming aware of one's own emotions and feelings? This is known as emotional awareness, कि एक बंदा अपने इमोशंस के बारे में अवेयर है कि मैं अभी क्या इमोशंस फील कर रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स हैं. दैट वुड बी emotional awareness. Number 55, according to humanistic psychology, what is the importance of paraphrasing in therapeutic relationship? हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब पैराफ्रेजिंग होती है ड्यूरिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप और थेरेप्यूटिक सेशन या ड्यूरिंग थेरेपी, तो इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द थेरेपिस्ट. उसके साथ साथ क्लाइंट को ये भी लगता है कि उसको सुना जा रहा है और साथ साथ समझा जा रहा है. लेट्स एज्यूम एक क्लाइंट अपना एक इशू डिस्कस कर रहा है कि मुझे मेरे जो जॉब लाइफ है या जो मैं ड्यूरिंग वर्क जो है मैं बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ विद माय कोलीग्स एंड विद माय बॉस, और मैं अपनी जॉब से बिल्कुल तंग हूँ. मैं बिल्कुल इस जॉब को क्विट करना चाहती हूँ, बट आई एम टोटली एंगेज्ड कि मैं मतलब नहीं कर सकती इसको क्विट. इस तरह के सिनेरियो में अब थेरेपिस्ट प्रॉपरली पैराफ्रेज करता है कि अच्छा, आप कह रही हैं कि आप अपनी जॉब से बिल्कुल तंग हैं, ठीक है, और आप उसको क्विट करना चाह रही हैं, लेकिन आपके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप क्विट नहीं कर सकती. दैट इश्यूज़ कैन बी फाइनेंशियली एक्सेट्रा. ठीक है, सो इस तरह से जब थेरेपिस्ट पैराफ्रेज करता है अपनी ही वर्डिंग में क्लाइंट की बात को, तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ, मैंने जो बात की है वो प्रॉपरली सुनी गई है और उसको समझा भी गया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग therapeutic relationship. ठीक है. Number 56, who is known for his work on the concept of humanistic psychology? Carl Rogers is known for the concept of humanistic psychology. Number 57, according to client-centered therapy, what is the therapist's role in promoting client autonomy? To empower the client to take responsibility. ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट जब प्रॉपरली क्लाइंट को अलाउ करता है कि जो भी उसके माइंड में बात आ रही है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो ओपनली डिस्कस करता है, और क्लाइंट को एक प्रॉपरली इन्वायरमेंट जब मिलता है सेशन के दौरान, तो ऑब्वियसली ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब क्लाइंट को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने इमोशंस, अपने इश्यूज़ ओपनली डिस्कस करे एक सेफ़ इन्वायरमेंट में, नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट में, तो दैट वुड एम्पावर द क्लाइंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, ऑफ हिज ओन लाइफ, एंड ऑफ हिज चॉइसेस. Number 58, who is known for his work on the concept of existential psychology. Existential psychology के लिए आपको याद रखना है रोलो मे का नाम. ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया. ठीक है, सो रोलो में
is famous for the work on the concept of existential psychology. Number 59. What are the main goal or goals of client-centered therapy? The right option is all of above. Three main goals of client-centered therapy. That is, number one is increase self-awareness. या हमें self-awareness पे focus करना है, उनकी क्लाइंट की सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करना है और उनको सेल्फ डायरेक्शन इनकी इन्हेंस करनी है कि आप जो भी अपनी लाइफ के गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, पैशंस हैं, आप उनको परस्यू करें, आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस हों, ठीक है। सो दीज आर द मेन गोल्स कि हम जिस पे फोकस किया जाता है ड्यूरिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। नंबर 61, व्हाट आर द मेन टेक्निक्स यूज्ड इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दी अबव। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी क्लाइंट बात कर रहा है यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक कि अच्छा आप ये कह रहे थे। नॉन डायरेक्टिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, वही कि आपने डायरेक्ट नहीं करना कि आपको ये करना है वो करना है, बल्कि आपने एक पॉजिटिव सेफ सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि क्लाइंट को कहने देना है जो जो वो अपने इश्यूज़ बता रहा है, और फिर क्लाइंट को ही एक तरह से प्रोबिंग करनी है कि अच्छा आप बताएं कि व्हाट शुड बी डन, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? खुद डायरेक्शंस नहीं देनी है कि ऐसे इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। सी पे है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज़ आर द मेन टेक्निक्स। द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ अबव। All of the above. Number 61, who is credited with developing the concept of self-actualization, which refers to the realization of one's full potential. कि एक ऐसी स्टेज आती है एंड ड्यूरिंग द सेल्फ डेवलपमेंट के जब आप प्रॉपरली एक्चुअलाइज फील करते हो, आप अपने पोटेंशियल्स को प्रॉपरली रियलाइज़ कर लेते हो कि यस दीज आर द पोटेंशियल्स, जहाँ पे आप सेल्फ को छोड़कर आप कम्युनिटी, सोशल वेलबींग, सोशल वेलफेयर, ठीक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी वेलफेयर पे काम करते हो, लोगों के लिए काम करना चाह रहे हो, तो जहाँ पे अपने पोटेंशियल्स का आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्पिरिचुअलिटी से भी लिंक किया कि हम जब ट्रांसेंडेंट स्टेट्स भी आप एक्सपीरियंस करो। सो दिस इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इट वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैस्लो. This concept was given by Abraham Maslow. Number 62, what term describe the process of becoming the best version of oneself? And it is a central concept in the humanistic psychology. सेम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थोड़ा सा स्टेटमेंट को डिफरेंटली यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। वही है कि आप बेस्ट वर्जन बनो अपने, एक इंडिविजुअल जब बेस्ट वर्जन बन जाता है अपने सेल्फ का, और दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कि हमने कोशिश यही करनी है कि ह्यूमन अपने फुल पोटेंशियल्स को, अपनी ग्रोथ की पीक पे जाए, ठीक है। So this is the central concept in humanistic psychology and that is self-actualization. Number 63 पे है, which philosophical approach emphasizes individual freedom and choice and it is a key influence on humanistic psychology. Freedom and choices की अगर बात आएगी, existentialism का main concept यही है कि individual have the freedom, individuals have the choices and they are even responsible and they are responsible for their actions, ठीक है। The right option is A. Number 64, who developed the person-centered approach which emphasizes empathy, genuineness and unconditional positive regard in the therapeutic relationship. This was developed by Carl Rogers. Number 65, what term describes the ability to understand and share the feelings of another person and is a key component of effective therapeutic relationship? कौन सी टर्म इस एबिलिटी को एक्सप्लेन करती है जिसमें पर्सन दूसरे की फीलिंग्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड और प्रॉपरली उनको फील भी करता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में। दिस इज़ नोन एज एम्पैथी। अगर एक थेरेपिस्ट एम्पैथेटिकली एक सेशन को लेके जाता है, क्लाइंट को प्रॉपरली सुनता भी है और उसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता भी है, दैट वुड बी एम्पैथी, ठीक है। अगर हम सिंपैथी की बात हो तो हम कहते हैं कि हमें इससे हमदर्दी है, ठीक है, कि कोई भी आप किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपने सुना, आपने कहा मुझे आपसे हमदर्दी है, बट एम्पैथी इज़ व्हाट कि आप प्रॉपरली उस सिनेरियो को भी फील करो, ठीक है, समझने के साथ उसको फील भी करो कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होती तो मेरी क्या कंडीशन होती, और वो फीलिंग्स आप प्रॉपरली
रिलेट करके समझो, तो दैट वुड बी एम्पैथी। मैंने इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो एम्पैथी इज़ टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। Number 66. Which of the following technique is used in humanistic psychology to facilitate personal growth, self-awareness, and it involves paying attention to the present moment in a non-judgmental way? दिस वुड बी ऑल ऑफ दी अबव। कौन सी टेक्निक्स है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस की बात करती हैं, और दे मेनली फोकस कि हमें प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन अ नॉन जजमेंटल वे में। एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस, दीज आर द मेन टेक्निक्स जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं और जो हमें पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जा। नंबर 67 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द यूनिक एंड एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? द राइट ऑप्शन इज proprium. Proprium was the term that was coined by Gordon Allport, और इसके accordingly proprium is the explanation of sense of self, यानी sense of self के लिए proprium का word इस्तेमाल किया था गॉर्डन एल्पर्ट ने, और उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है या सेंस ऑफ सेल्फ होता है, दैट इज़ प्रोप्रियम। और इसमें मेनली क्या है, डूइंग थिंग्स दैट यू वट रियली वांट, एंड दिस इज़ नोन एज प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, जिसको गॉर्डन एल्पर्ट ने कहा था कि आप एक पर्सन जो है वो वही एक्टिविटीज़ करे, वही चीज़ें करे जो उसकी पर्सनैलिटी की डिमांड्स हैं, दैट वुड बी हिज प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, ठीक है, जिसमें प्रॉपर फंक्शंस को भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एक सेल्फ जो है वो प्रॉपरली डेवलप होता है, उसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, सेल्फ इज़ मेनली composed ऑफ एसेंशियल्स, वार्म एंड सेंट्रल एक्सपीरियंसेस, यानी जो कि एक पर्सनैलिटी की डिमांड है, आप वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जो कि आपके इनर सेल्फ की डिमांड है मेनली, तो दिस इज़ नोन एज प्रोप्रियम। Number 68, who is known for his emphasis on the importance of existentialism and the concept of being in the humanistic psychology, and who wrote extensively on the topic of human existence? This is Rollo May, और Rollo May के accordingly जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो मेनली हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्री विल और फ्रीडम पे डिपेंड करती है, और लाइफ जो है वो मीनिंगलेसनेस के साथ एग्जिस्ट करती है बाय बर्थ, लेकिन विद द एक्सपीरियंसेस और विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन अपने जो खुद की चॉइसेस हैं उनसे ही मीनिंग क्रिएट करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग भी इनका बहुत फेमस है, एंड ही मेनली फोकस ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट, जो कि हम बहुत सारे एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 69, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी? फ्रिट्ज पर्ल ने गेस्टॉल्ट थेरेपी डेवलप की थी। नंबर 70, व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी? ऑल ऑफ अबव। The right option is all of above. They focus mainly on personal responsibility, self-actualization, and awareness. Awareness of the surrounding, awareness of your own self. Self-awareness इसमें सबसे important है, ठीक है। Number 71. What is the figure ground concept in Gestalt therapy? The right option is A. The way in which an individual's attention is focused on a particular aspect of their experience, ठीक है। फिगर वुड बी कि आप एक, लेट्स अज्यूम आप एक इमेज को देख रहे हो, एक इमेज के जिस पार्ट पे आपकी अटेंशन जाती है दैट वुड बी फिगर, और जो बाकी पार्ट है उस इमेज का दैट वुड बी ग्राउंड। इस पिक्चर्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से गेस्टाल्ट थेरेपी ने एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसको एक ह्यूमन लाइफ के साथ हम रिलेट करें, एक पर्सन कौन से लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करता है और किन को इग्नोर करता है, दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि उसकी साइकी या उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो पॉजिटिव थिंकर है या वो नेगेटिव थिंकर है, वो लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है या ज़्यादा फोकस करता है या फिर नेगेटिव को करता है। अगर पॉजिटिव को करेगा दैट वुड बी फिगर, एंड ग्राउंड वुड बी दोज एस्पेक्ट्स जो कि वो इग्नोर कर रहा है या जिन पे वो फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम
ह्यूमन साइकी के साथ रिलेट करके इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 72, व्हाट इज़ द एम्पटी चेयर टेक्निक इन गेस्टाल्ट थेरेपी? It is a technique in which an individual imagines a person or aspect of themselves sitting in an empty chair and engages in a dialogue with them. जो भी आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, या कोई भी आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो, आप इमेजिन करते हो कि वो इश्यूज़ उस एम्प्टी चेयर पे एग्जिस्ट करते हैं एंड यू बेसिकली इंगेज योर सेल्फ इन अ डायलॉग विद देम, जिसमें आपको क्या होता है, आप खुद को आपको रियलाइजेशन होती है हाउ यू कैन कम अप विद द स्ट्रेटजीज, हाउ यू कैन क्रिएट अ बैलेंस, और किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। बेसिकली इसमें कैथारसिस का एलिमेंट भी आता है कि यू जस्ट लेट आउट ऑल द थिंग्स, ऑल द क्या कहते हैं, इश्यूज जो कि आप बताना चाह रहे हो। सो इट्स इन दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल कि आप कैथारसिस के थ्रू अपने सारी चीज़ें जो हैं वो सरफेस लेवल पे ले आते हो और उसको प्रॉपरली बोल देते हो। और इसमें मेनली आगे स्ट्रैटेजीज़ और डिटेल में इसको हम अलग से गेस्टाल्ट थेरेपी की टेक्निक्स में भी देखेंगे, ठीक है। नंबर 73, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज पर्ल्स? द राइट ऑप्शन इज़ टू हेल्प द इंडिविजुअल्स अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। गेस्टाल्ट थेरेपी का भी मेन कंसर्न यही है कि पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सके। Number 74. What is the key principle of Gestalt therapy? The right option is the individual is responsible for their own life and choices. ठीक है. Number 75. What is the role of therapist in Gestalt therapy? To provide a supportive and non-judgmental environment for the individual to explore their experiences. अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की ओवरऑल भी बात करें, दे मेनली फोकस्ड कि हम नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि इंडिविजुअल अपने ही एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर सके और फिर उससे रिलेट करके एट द एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप की जाएं, उनको मज़ीद आगाह किया जाए कि वो किस तरह से इन सिचुएशन से बाहर आ सकते। Number 76. Which of the following is a characteristic of Gestalt therapy? The right option is it is flexible and adaptive form of therapy that emphasizes individual creativity and spontaneity. ठीक है. Number 77 पे है what is the primary focus of logotherapy? Logotherapy mainly helps the individual to find meaning and purpose in the life. ठीक है. It was developed by Viktor Frankl जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, and it is a psychotherapy जो कि मेनली फोकस करती है कि किस तरह से ह्यूमंस अपनी लाइफ का एक पर्पस तलाश कर सकते हैं और लाइफ का एक मायने तलाश कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग डिफरेंट मेंटल इश्यूज फेस कर रहे होते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट आर द पर्पस, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ देयर लाइफ, व्हाट इज़ द मेन गोल। तो लोगोथेरेपी के थ्रू थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को कि वो एक अपने गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स परफॉर्म करें। अगर जिनके गोल सेट नहीं है तो गोल सेटिंग में वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ लोगोथेरेपी। नंबर 78 पे है अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ? देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, के एक पर्सन का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स लाइफ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के उसकी वो अपनी लाइफ में किस तरह से मायने तलाश कर सकता है। इफ़ ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड और वो लाइफ को बड़े पॉजिटिवली देखता है, ऑब्वियसली ही विल स्ट्राइव to find out the meaning for his life. So attitude is very important according to Viktor Frankl, ठीक है। Number 79. What is the concept of new dynamics in logotherapy? The dynamics of human search for meanings. According to Viktor Frankl, human have the tendency to find the meaning of life, ठीक है। Number 80. What is which of the following is a therapeutic technique used in logotherapy? Paradoxical intention is a technique that is used in logotherapy। और पैराडॉक्सिकल इंटेंशन ये है कि इंटेंशनली आप उन सिनेरियोज़ को एक्सपीरियंस करो या फेस करो जिनसे आपको डर लगता हो, ताकि आप मज़ीद कोपिंग स्किल्स डेवलप कर सको, ठीक है। इसको सेशंस के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है थेरेपिस्ट की ऑब्जर्वेशन के अंदर। जब भी फ़ियर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे एक पर्सन ने फ़ोबिया डेवलप किया है, आप उस सिनेरियोज़ को
रिकॉल करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, ताकि लेटर ऑन आप फ़ोबिया का जो एक आपके अंदर फ़ोबिया मेनली जो आपके अंदर डेवलप है, आप उसको रिड्यूस कर सको और कोपिंग स्किल्स डेवलप कर सको। दैट इज़ मेनली अ पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, ठीक है? जो कि लोगोथेरेपी में इस्तेमाल होती है। नंबर 81, अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस? टू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, जो सबसे अल्टीमेट गोल ह्यूमन एग्जिस्टेंस का यही है कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस तलाश करे, इवन इन द मिडस्ट ऑफ द सफरिंग एंड द एडवर्सिटी, यानी हद से ज़्यादा बुरी सिचुएशन में भी, बुरे हालात में भी, यानी सफरिंग्स में भी आप मायने तलाश करो कि हाँ, मुझे किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और मेरी लाइफ का क्या मकसद है, मुझे आगे मूव ऑन कैसे करना है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज़ द मेन गोल अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, ठीक है? नंबर 82, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस इन लोगोथेरेपी? द एबिलिटी टू कनेक्ट विद समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ इज़ मेनली अ सेल्फ ट्रांसेंडेंस concept that was given by विक्टर फ्रैंकल, और जो लोगोथेरेपी में भी होता है कि आप ट्रांसेंडेंट स्टेट्स को भी एक्सपीरियंस करो और अपने आप का एक कनेक्शन बनाओ किसी डिवाइन पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल एरिया को भी ज़्यादा इन्हेंस कर सको और उसकी हेल्थ पे अगर फोकस करना चाहता है एक इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, तो हमें ट्रांसेंडेंट स्टेट्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है? नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन लोगोथेरेपी दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग? सफरिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। कह रहे हैं कौन सा की कॉन्सेप्ट है लोगोथेरेपी का जो कि इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें सफरिंग्स में भी मायने तलाश करना चाहिए कि ये जो सफरिंग्स हम फेस कर रहे हैं वो मेनली हमें क्या सबक दे रही हैं। सो दिस की कॉन्सेप्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सफरिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, ठीक है? कि जब मुश्किल हालात भी हमारे ग्रोथ के लिए काम करेंगे, तो मेनली वो हमें लेटर ऑन भी फ़ायदा देंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इंडिविजुअल कैन डू टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ? जब भी एक इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड पे फोकस करेगा कि व्हाट इज़ हिज एटीट्यूड अबाउट हिज ओन लाइफ, तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी। अगर एटीट्यूड पे फोकस किया तो इंडिविजुअल अपनी लाइफ का मीनिंग जो है वो अच्छी तरह से तलाश कर सकता है। ऑब्वियसली इफ़ ही हैज़ पॉजिटिव ओरिएंटेशन, तो ही कैन फाइंड हिज मीनिंग ही कैन फाइंड द मीनिंग इन हिज लाइफ, ठीक है? Number 85, which of the following is a benefit of logotherapy? It helps the individual to find meaning and purpose in life. Number 86, who wrote the book The Denial of Death? This was written by Ernest Becker, ठीक है? डिनाइल ऑफ डेथ बुक जो है वो बहुत फेमस बुक रही है और प्राइज़ विनिंग बुक है अर्नेस्ट बेकर की, और ये 1973 में पब्लिश हुई थी। इट मेनली डिस्कस्ड द ह्यूमन फियर ऑफ डेथ एंड द इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिक बुक इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट है जी, हु इज़ गॉर्डन एल्पोर्ट? He he was a psychologist who developed the theory of personality, जिसने प्रोप्रियम का कॉन्सेप्ट भी दिया था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? नंबर 88 पे है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड बाय गॉर्डन एल्पर्ट टू डिस्क्राइब यूनिक एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? वही रिलेटेड MCQ आ गया। प्रोप्रियम इज़ द मेन कॉन्सेप्ट दैट हाईलाइट्स द यूनिक एंड एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। Number 89, according to Gordon Allport, what is the primary driver of human behavior? Goals and values are the primary driver of human behavior. Number 90, what is the concept of functional autonomy in Gordon Allport's theory of personality? The idea that personality is self-regulating and self-motivating is the main concept or the main definition we can say of functional autonomy. यानी
आपकी पर्सनैलिटी या आपका इनर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, आप वही बिहेवियर्स शो कर रहे हो, और दैट आर बेसिकली सेल्फ रेगुलेटिव बिहेवियर्स एंड सेल्फ मोटिवेटिंग बिहेवियर्स, जो कि आपका इनर सेल्फ कह रहा है, आप वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, वही बिहेवियर्स, वही एटीट्यूड शो करते हो, दैट इज़ नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। ठीक है। नंबर 91, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पर्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट important टाइप ऑफ मोटिवेशन? He said that intrinsic motivation is the main and important motivation। जब आप इनरली किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होगे, that will benefit you more rather than focusing on the extrinsic motivations। ठीक है। Number 92, what is the term used by Gordon Allport to describe the ability to recognize and understand emotions in oneself and others? This is known as emotional intelligence। ठीक है। Number 93, according to Gordon Allport, what is the role of values in shaping personality? गार्डन अल्बर्ट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जो हैं वो की कंपोनेंट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी का, एंड दे मेनली ड्राइव द बिहेवियर। जो हमारे वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो भी नॉर्म्स वैल्यूज़ जो हमने सेट की होती हैं, अगर हम उनको फोकस करते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली दे विल ड्राइव आवर बिहेवियर। सो शुरू में जो एक वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं एक चाइल्ड की, दैट लीड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वैल्यूज़ एक पर्सनालिटी का की कंपोनेंट बन जाती हैं और बिहेवियर्स को परफॉर्म करने में भी हेल्प आउट करती हैं। नंबर 94, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन गॉर्डन एल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? द आइडिया दैट पर्सनालिटी कैन चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। ठीक है। ही फोकस्ड के पर्सनल ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है, एक पर्सनालिटी एक स्टेगनेंट पोजीशन पे नहीं रहती। with the passage of time, with the experiences, human learn and personality can change and develop over the time। ठीक है। Number 95, according to Gordon Allport, what is the importance of uniqueness in personality? Uniqueness is a key component of personality and it drives the behavior। ठीक है। Number 96, what is the title of the Alpert's book that outlines his theory of personality? This is Personality, a Psychological Interpretation। Number 97, what is the core concept of Erwin Yalom's theory of existential psychotherapy? The right option is the four ultimate concerns। Number 98 पे four ultimate concerns according to Yalom are death, freedom, isolation, meaninglessness। Option C है both A and B, option D none of these। The right option is option C, both A and B। एरविन येलोम की theory that is known as existential psychotherapy mainly discuss the four ultimate concerns of human, जिनको anxieties या fears कहा गया है कि humans have four ultimate fears, जिसमें fear of death, fear of freedom, fear of isolation and fear of meaninglessness। ठीक है। ये मेन कंसर्न्स डिस्कस किए थे येलोम ने कि इन से ह्यूमन यही मेन फियर्स हैं ह्यूमंस के, जिसमें सबसे पहले उसको मौत का डर होता है यानी फियर ऑफ मोर्टेलिटी। फिर फ्रीडम में क्या होता है, ह्यूमन हैव द फ्रीडम बट दे हैव द फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है। फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ बीइंग अनलव्ड और फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये है आइसोलेशन के अंडर आएगा। और फियर ऑफ मीनिंगलेसनेस के ह्यूमन हैव द फियर कि उनकी लाइफ पर्पसलेस हो और वो प्रॉपरली मीनिंग ना फाइंड आउट कर सकें। सो दीज आर द फोर मेन अल्टीमेट कंसर्न्स जो येलोम ने अपनी थ्योरी में डिस्कस किए थे। Number 99, the word Gestalt has a German origin. What is the meaning of this term? The right option is all of these: pattern, shape, organized, whole, integration। These are the meaning of word Gestalt। और फ्रिट्ज पर्ल्स के अकॉर्डिंगली गेस्टॉल्ट का मेनली मीनिंग जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में या ओवरऑल साइकोलॉजी में क्या है, द सम इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है। इसमें एक प्रॉपरली मेनली क्या कॉन्सेप्ट है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ एनीथिंग वी हैव टू फोकस ऑन द होल रादर देन इट्स सेगमेंट्स। ठीक है। कि हमें इसी तरह ह्यूमन की साइकी को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स को, उसकी बिहेवियर, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस,
उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सबको फोकस करना होगा ताकि हम ह्यूमन साइकी को अच्छी तरह से समझ सकें। सो एज अ होल और इंटीग्रेशन को ज़्यादा इस मीनिंग को ज़्यादा कंसिडर किया गया है गेस्टॉल्ट से लिंक करके, ठीक है। And the last one is, what is the term for the process when therapist gently challenges clients' defenses or avoidance mechanism? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब सेशन के दौरान क्लाइंट क्लाइंट के डिफेंसेस और अवॉइडेंस मैकेनिज्म को चैलेंज किया जाता है? दैट वुड बी नोन एज कन्फ्रंटेशन। जब थेरेपिस्ट प्रॉपरली बताता है क्लाइंट्स को कि यू आर यूजिंग रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज़म्स, ठीक है, और अवॉइडेंस मैकेनिज़्म, जिसमें अवॉइडेंस मैकेनिज़्म में ये होता है कि जब पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के बजाय उनको इग्नोर कर रहा होता है, उनको डिस्कस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से डिफरेंट मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे होते हैं, या फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स वो शो कर रहा होता है और इनको उस टाइम पर चैलेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ नोन एज कन्फ्रंटेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द MCQs एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स एंड मेनली जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी आई ट्राइड माई बेस्ट। और यहाँ पे रिमाइंडर फिर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जो भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन उसका मस्ट रिसीव हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।